के साथ जुड़े हुए उन महान लोगों की बात नहीं कर रहा। डीएक्शन में जब आ जाते हैं तो डॉक्टर लिम ने मैं जब डॉक्टर लिम का जब भी नाम लूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने नहीं हूँ, आप मेरे सामने नहीं हो, आप उसके लिए ना ताली वहाँ से बजा सकते हो। जब वो ताली बजाओगे तो डॉक्टर लिम तक उसकी वाइब्रेशंस पहुँच जाएँगी। तो डॉक्टर लिम ने हमें इतना अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है, जहाँ पे ना हमारा शरीर ढीला होता है, ना हमारी जेब ढीली होती है। और ये जो डीएक्सन है, ये मेरे करियर की, मेरी लाइफ़ की ये पहली नेटवर्किंग कंपनी है। इससे पहले मैं किसी भी प्रकार की मार्केटिंग नहीं कर पा रहा था। मेरा अपना एक प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का काम था, लेकिन उसमें भी मेरे से मार्केटिंग नहीं होती थी। एक वैसे भी मैं जाट कम्युनिटी को बिलॉन्ग करता हूँ। हमारी कम्युनिटी में ना ये जो बिज़नेस करना अ, अच्छा भी नहीं गिना जाता और बहुत कम लोग हैं जो इसका बिज़नेस इस तरह व्यापार करते हैं। लेकिन फिर भी एनी हाउ मैं रिएक्शन कंपनी में आया और मैं हर पल पल तो शायद थोड़ा बड़ी चीज़ होगी, पल से भी जो कोई छोटी चीज़ होती है, एवरी मोमेंट मैं डॉक्टर लिम का, डीएक्सन के प्रोडक्ट्स का और उन लोगों का जिनकी वजह से मैं यहाँ डीएक्सन में हूँ। उनमें से विजय जी मेरी बात सुन रहे हैं, विजय जी भी उन ब तमाम लोगों में हैं। बहुत कम लोग शायद हमारे इतने पुराने होंगे, हमारे कंपनी में एक अनीश जॉर्ज हुआ करते थे, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। बहुत सारे लोग जो डीएक्सन कंपनी में मेरे साथ जुड़े, कुछ एक्टिवली काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैं उन सब का पल-पल आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इस पोज़ीशन पे ला दिया, जहाँ पे मेरी लाइफ़ बड़ी खुश है। मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेरे डायमंड हैं और मैं आपको बता दूँ वो डायमंड इस कारण नहीं है कि मैंने उनको डायमंड बनाया है। उनको मैंने बोल दिया था कि आप मेरे लिए एक कस्टमर हो, मेरे बिज़नेस एसोसिएट हो। जैसे मैं एक आम बंदे से डील करता हूँ, ऐज़ ए डीएक्सन एसोसिएट तो मैं ऐसे ही आपसे बात करूँगा। ठीक है, आप मेरे बेटी हो, मेरा बेटा हो, वो मेरे घर पे हो, लेकिन डीएक्सन बिज़नेस में नहीं है। तो ये जो डीएक्सन बिज़नेस में मैं आया और मेरी लाइफ़ सुधरी और फिर मैं जब देखा कि मैंने अपनी लाइफ़ में काफ़ी हद तक वो सब चीज़ें पा ली हैं जो जिनके लिए मैं डीएक्सन में आया था। जैसे मैंने बोला कि हैप्पीनेस के लिए। तो वो हैप्पीनेस के लिए एक कोड गिना जाता है। आपकी हैप्पीनेस तब शुरू होएगी जब आप में सैटिस्फैक्शन आ जाएगी। जब आप बोलोगे नो मोर। ये जो नो मोर होता है इसको आप सब जानते हो। जब आप खाना खा रहे होते हो तो एक समय आता है जब आपके घर पे आपकी वाइफ, आपकी मम्मी या आपकी बहन खाना और लेके आती है तो आप उनको बोलते हो कि नहीं बस। वो जो बस वाली पोज़ीशन होती है, वो आपकी लाइफ़ में ज़रूर होनी चाहिए। हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वो बस आप बहुत उसका जो बार है बहुत नीचे सेट करो, बहुत हाई सेट करो, लेकिन साथ ही साथ ज़िंदगी में खुश रहने के लिए वो कंटेंटमेंट ज़रूरी चाहिए। वो जो कंटेंटमेंट है, वो आपकी लाइफ़ में आनी चाहिए। वो लाख रुपए महीने पे आती है, 5 लाख पे आती है या 10 लाख पे आती है, आप उससे ज़्यादा पैसा कमाओ, लेकिन वो पैसा जो आप कमाओ उसको थोड़ा-सा समाज के लिए भी लगाओ। ये जो कंपनी का स्लोगन है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये हेल्थ किसको चाहिए? मेरे को चाहिए। ये जो वेल्थ होती है, संपत्ति होती है, ये हम किसके लिए इकट्ठी करते हैं? ये हम अपने परिवार के लिए इकट्ठी करते हैं। लेकिन ये जो खुशी होती है ना, ये ऐसा नहीं है कि मैं अकेला खुश रह सकता हूँ। खुशी होती है समाज के लिए, खुशी होती है आपके परिवार के लिए, खुशी होती है आपके दोस्तों के लिए। आपके दायरे में जितने भी लोग आते हैं, अगर उनमें से कोई भी नाखुश होगा, तो आपकी भी खुशी चली जाएगी। तो इसलिए जो ये स्लोगन है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस ये है मी, माय फैमिली, माय सोसाइटी। आज डॉक्टर लिम ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पेज के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो डाउनलोड किया। मैं उसको दिन दिन में 3 बार सुन चुका हूँ सुबह का। आप भी इस मीटिंग के बाद बीच में जो टाइम होगा 4 बजे की मीटिंग से पहले, उसको ज़रूर सुनना और आपको विश्वास हो जाएगा कि आप कितने महान आदमी के साथ मिलके काम कर रहे हो। ये डीएक्सन कोई कंपनी नहीं है कि आप एक फॉर्म भरा है और आप सामान बेचने लग गए हो और आप मेंबर बनाने लग गए हो। ये एक लाइफ़स्टाइल है और जब आप इसमें जुड़े हो, तो एक कायदे से एक ऐसा काम दुनिया में करके जाओ कि लोग कहें कि वाह यार! नवजोत ने कमाल कर दिया। नवजोत को अगर कोई बंदा इस दुनिया में रोक सकता है, वो नवजोत खुद है। और जब मैं इस लाइन में आया मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखने के बाद मैंने देखा कि लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज की जो मेरी प्रेज़ेंटेशन है, मैं प्रेज़ेंटेशन के ऊपर आता हूँ। इस प्रेज़ेंटेशन को मैंने इसलिए बनाया था, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है, जब भी मैं कहीं मीटिंग करने जाता हूँ, मेरे को कंपनी के साथ लगभग 15 साल हो गए मीटिंग करते हुए। आपके एरिया में तकरीबन नॉर्थ इंडिया कोई ऐसा सिटी नहीं है, जहाँ मीटिंग नहीं करने गया हूँ कंपनी की तरफ से। तो वहाँ पे एक सवाल आता है कि सर हम लोग
बात कैसे करें? और उसके बाद क्या होता है कि सर बंदा जुड़ा तो है लेकिन उसके बाद कहीं वो खो गया। तो काफ़ी सारी जो मेरी लर्निंग थी, उस लर्निंग में से ये एक टॉपिक मेरे पास निकल के आया। मैंने ये टॉपिक काफ़ी पुराना बनाया हुआ है, लगभग 7-8 साल हो गए होंगे इस टॉपिक को बनाए। तो ये टॉपिक मैं ज़रूर जहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे जानकारी इकट्ठी करने के लिए बैठते हैं, तो मैं उन लोगों के साथ ये टॉपिक ज़रूर शेयर करता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो टॉपिक है बड़ा सीरियस टॉपिक लेकिन हम इसको हँसी-खुशी में आप लोग सुनोगे, मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको इसको एन्जॉयबल बना के आपके सामने रखूँ। तो मैं और ज़्यादा बातें ना करता हुआ और इससे पहले मैं भूल जाऊँ, मैं आप लोगों को एक मशवरा तो नहीं कहूँगा, एक एज़ ए आपका बड़ा भाई कह लो, मैं आपको सलाह देता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो भी हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं या गवर्नमेंट ने हमें जो भी करने को बोला है उसको फ़ॉलो कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और ये करते-करते अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखिए। ये मौका आपको ज़िंदगी में बार-बार नहीं मिलेगा और डिएक्सन का प्रोडक्ट अगर आज नहीं आप यूज़ करोगे, जो लोग यूज़ नहीं कर रहे मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ़ में मिस कर जाओगे। मैं ये सारा कुछ कहते हुए मैं अब आपके साथ अपने टॉपिक को शेयर करता हूँ। ये टॉपिक है विनिंग विद कस्टमर्स कि हम अपने ग्राहकों को कैसे जीते या जीतने का मतलब ये नहीं है कि हमने उनको हराना है, हमने उनको जितवाना है ताकि वो लोग जैसे आप काम कर रहे हो, जैसे आप खुश हो, मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे मैं खुश हूँ, जैसे मैं हेल्दी हूँ, जैसे मैं वेल्दी हूँ, मेरे आस-पास में सब लोग हों, उन लोगों में आप लोग भी आते हो। आपको मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूँगा लेकिन मैं फिर भी आशा करता हूँ कि मेरा टॉपिक आप लोगों के काम आएगा। तो मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। ओह गॉड! आई एम मैरिड। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या शुरू हो गया? ये वैसे आजकल जो चल रहा है आपने देखा होगा व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर ऐसा बहुत कुछ चल रहा है कि हम अपनी वाइफ के साथ टाइम गुज़ारना पड़ रहा है। लेकिन आप इस लाइन को दोबारा से पढ़ना, ओह गॉड! आई एम मैरिड। आपकी इस लाइन के साथ आपका क्या इमोशन है? आप इस लाइन से खुश हो, इसलिए मैंने मैरिड के आगे दोनों लगाया, एक्सक्लेमेटरी भी लगाया, क्वेश्चन भी लगाया। ये मैंने स्लाइड आपके साथ क्यों शेयर की? ये स्लाइड मेरी ज़िंदगी में से निकल के आई है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था, तो मेरा एक प्रिंटिंग प्रेस का काम, मैं प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का काम था और मेरे बहुत सारे दोस्तों में एक मेरा दोस्त बहुत क्लोज़ था मेरे और उन दिनों में उसका एक लड़की के साथ प्यार हो गया और वो लड़की के साथ प्यार इतना गहरा था कि वो उसके साथ बल्कि शादी वो कहता था अगर मेरी शादी नहीं हुई मैं मर जाऊँगा और वो अपने घरवालों से लड़ता था। वो लड़की के घरवालों के साथ भी बात हुई तो बहुत जद्दोजहद कर रहा था। मेरी उसमें हेल्प ये थी कि वो कई बार जैसे जिसको मेरी बात को आप पॉज़िटिवली लेना, मैं यहाँ कुछ वल्गर करने नहीं आया आपके साथ। अगर कुछ लेडीज़ भी बैठी है तो मैं आप इसको बात को ध्यान से सुनना। वो कई बार मेरी पर वो लड़की के साथ आ जाता था। मेरे पास बड़ा अच्छा ऑफ़िस था, पीछे मैंने एक छोटा-सा रेस्ट रूम बना के रखा हुआ था, तो वो लोग वहाँ बैठ के बातें करते थे और कई बार मैं जब उनकी बातें सुनता था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। उनका जो प्यार भरी बात होती थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी। मैं बहुत मन से सोचता था कि मैं पार्ट प्ले करूँगा कि इन लोगों की शादी हो जाए और 2-3 साल की जद्दोजहद के बाद वो पोज़ीशन आ गई कि उनके घरवाले मान गए, तो उनकी शादी हो गई। अब जब शादी होगी आपको भी पता है जब दोस्त की, भाई की, आपके किसी बहुत क्लोज़ की शादी हो जाती है तो वो अपनी विवाहता ज़िंदगी में बिज़ी हो जाता है, मुलाकात कम हो जाती है। तो उसके साथ भी मेरा कुछ ऐसा हुआ कि 6-8 महीने निकल गए। वो जो लड़का मेरे को रोज़ मेरा दोस्त मेरे को मिलता था, अब 6-8 महीने हो गए वो मेरे को मिला ही नहीं। तो मैंने सोचा कि यार वो ज़िंदगी में खुश है, मैं भी अपने काम में खुश था, वो भी खुश हो गया। तो फ़ोन पे उन दिनों में फ़ोन होते भी नहीं थे, मेरे पास लैंडलाइन फ़ोन था, वो कभी-कभी वो फ़ोन के ऊपर भी बात होती, लेकिन 6-8 महीने में कुछ नहीं हुआ और ऐसे ही साल गुज़र गया। साल के बाद मैं एक दिन हमारे चंडीगढ़ में सतारा सेक्टर की मार्केट है, जिन लोगों ने देखी है, बहुत अच्छी जगह है। मैं वहाँ पे कुछ काम पे गया था, तो मेरे को वहाँ पे वो मेरा दोस्त मिल गया। उस दोस्त का नाम तो कुछ और था, लेकिन मैं उसका नाम सुरेश रख लेता हूँ। तो जैसे वो मिला तो मैंने सुरेश को लगाया, मैं कहा, "सुरेश, क्या बात है यार, तू मिला नहीं 1 साल हो गया।" तो उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई और मैं वो कहता, "नवजोत यार, मेरी ज़िंदगी तो नर्क बन गई है।" मैंने सोचा वो काफ़ी अच्छा पढ़ा-लिखा था और मेरे को लगा उसकी जॉब में कोई प्रॉब्लम होगी। तो मैंने इसको क्या बात होगी? हम बैठ के वहाँ एक कॉफ़ी हाउस था, हम लोग वहाँ बैठ गए और बातों-बातों में पता चला कि वो मेरा दोस्त अपनी वाइफ़ से डाइवोर्स चाहता है। अब आपके मन में क्या आया होगा कि वो जो लड़का
ढाई 3 साल से लोगों के साथ, पूरी दुनिया के साथ लड़ाई कर रहा था जिस शादी के लिए, 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि बात डाइवोर्स तक आ गई? अब आप लोग मेरे को जवाब तो दे नहीं सकते, लेकिन कुछ सेकंड के लिए आप आइडिया लगाओ कि ऐसी क्या बात हो गई होगी? तो मैं भी हैरान रह गया। कुछ मिनट के लिए तो मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकली, तो मैंने कहा, "सुरेश, ये क्या हो गया यार?" और वो वहाँ रोने लग गया। तो मैंने वहाँ कुछ नहीं किया, हम लोगों ने कॉफ़ी पिया, उसको मैंने गाड़ी में बिठाया, मैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस पे ले आया, वहाँ हम लोग वही पुरानी बातें याद करते-करते, काफ़ी ऐसे बातें करते रहे, तो बातों-बातों में मैंने उसको धीरे-धीरे, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि मैं उसके उस ज़ख्म को टच करूँ, उसको कोई दर्द दूँ, तकलीफ दूँ, तो मैंने जब उससे पूछा तो बात ये निकल के सामने आई कि अब वो लड़की नहीं चाहती। लड़की कहती, "सुरेश, तू तो बहुत बदल गया है।" अब ये सारा कुछ हुआ क्यों? जब आप इसको अच्छे से समझोगे, तो आप देखोगे डीएक्शन में भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है। अब वो जो पहले वो लड़की से मिलता था, वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मिलते थे। तो आपको भी पता है वहाँ अच्छी-अच्छी बातें होती थी। हम लोगों ने भी देखा है। जब ऐसी बात होती है तो हम लोग भी कह देते हैं कि तारे तोड़ के लाएँगे आपके लिए, चाँद ले आएँगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तब ये बात हो रही थी। तब क्या था, दोनों में आपस में कोई कमिटमेंट नहीं थी। एक-दूसरे के प्रति कोई ज़िम्मेवारी नहीं थी। अब जब शादी हो गई, तो ज़िम्मेवारियाँ भी बढ़ गई। अब जो लोग तो उन ज़िम्मेवारियों की रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, वो तो अपनी अहाता ज़िंदगी को बड़े अच्छे से गुज़ारते हैं। लेकिन जिनको वो ज़िम्मेवारियाँ बोझ लगती हैं, उनका हालत मेरे सुरेश जैसे दोस्त की हो जाती। तो वहाँ जब हम बहुत देर बैठे, बातचीत की, काफ़ी सालों के बाद उन दोनों की आपस में सेटलमेंट हो गई। अब वो बड़े अच्छे से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? इस कहानी का डीएक्शन के साथ क्या मतलब है? आपने देखा होगा, आप किसी कस्टमर को क्रिएट करते हो, एक कंज़्यूमर को क्रिएट करते हो। जब तक तो बात होती है कि चाय खरीदने की, एक कॉफ़ी लेने की, एक टूथपेस्ट या एक साबुन लेने की, वो कस्टमर हमारे साथ अच्छे से रहता है। लेकिन हम उस बंदे को फ़ोर्स करते हैं कि तू डीएक्शन में आ जा, मेंबर बन जा। वो जो मेरे दोस्त की शादी वाली बात थी। पहले अच्छे से ज़िंदगी गुज़र रही थी, ढाई 3 साल से वो दोनों बड़ा एन्जॉय कर रहे थे। मिलते थे, हँसी-खुशी होती थी, सब कुछ अच्छा चलता था। लेकिन वो शादी, वो डीएक्शन की मेंबरशिप, वो डीएक्शन की मेंबरशिप के बाद वो ज़िम्मेवारी, वो 1000 पीवी करना, वो 3000 पीवी करना, वो टीम बिल्ड करना और फिर वो जो टीम है, उसको हेल्प करना, ये सारी ज़िम्मेवारियाँ भी तो साथ आ गई। जहाँ पे हम अपने कस्टमर को वो ज़िम्मेवारियों का एहसास नहीं दिलवाते या इन ज़िम्मेवारियों को उठाने का तरीका नहीं बताते, उनको ट्रेनिंग नहीं देते, वहाँ पे वो डाइवोर्स आ जाता है। वो कहता है, जी मैंने इतनी टीम बनाई थी, अब वो बंदा मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। वो सुरेश की शादी के 1 साल बाद जब हम उस कॉफ़ी हाउस में बैठे बात कर रहे थे, जब मैंने अपनी भाभी को फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप किसी कस्टमर के साथ प्यार में होते हो, रिएक्शन में लाने से पहले उस बंदे को ये सारी ज़िम्मेवारियों का एहसास दिलवाओ। जैसे हमारे घर पे हमारे फादर ने या हमारे ग्रैंडफ़ादर ने या मदर ने या ग्रैंडमदर ने, हमारे घर के बुज़ुर्ग आदमी ने हम लोगों को तैयार किया था शादी के लिए। कई बार वो प्यार में बताते हैं, कई बार गुस्से में भी कहते हैं, जैसे कह रहे हैं, "जब तेरी शादी होएगी ना, तब तेरे को पता चलेगा।" तो आप अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को ये बताओ कि जब मेंबरशिप करेगा ना, उसको ये मत करो कि तेरे को पता चलेगा। उसको बोलो कि जब तू मेंबरशिप करेगा, क्या-क्या प्रॉब्लम आएगी मैं तेरे को समझाऊँगा। तो आज का मेरा टॉपिक यही है। मैं नहीं चाहता जैसे मेरा सुरेश दोस्त 2 ढाई साल के प्यार के बाद उस मुसीबत में आ गया था। हम जब अपने साथ एक टीम बिल्ड करें, तो वो जो टीम है, वो ट्रबल में ना जाए, वो आपको डाइवोर्स देने को तैयार ना हो जाए, वो आपके साथ लंबे से चले। तो मैं आज अपने कुछ प्रेज़ेंटेशन में कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोग अपनी टीम को, पहले तो अपने आप को, फिर अपनी टीम को अच्छे से सँभालो और वो जो सारी ज़िम्मेवारियाँ हैं, उनको हम लोग कैसे उठा सकते हैं। ये जो डीएक्सन कंपनी जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, अगर मैं आपसे पूछूँ कि डीएक्सन कंपनी आपको क्या देती है? हेल्थ, वेल्थ, आप इसके साथ सहमत हो? ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे जवाब होगा हाँ। जिन लोगों का जवाब है हाँ, वो गलत है।
क्योंकि डीएक्सन हेल्थ और वेल्थ में डील नहीं करती, डीएक्सन डील करती है हेल्थ प्रोडक्ट्स में। मेरी प्रेजेंटेशन को ध्यान से मन में रखना, और यहां से अगर आप मन में रखोगे तो एंड तक आप इसको बड़े अच्छे से समझ सकोगे। डीएक्सन डील्स विद हेल्थ प्रोडक्ट्स, और ये जो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का सिस्टम है वो हमारी लाइफ में कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा। डीएक्सन के साथ जुड़ जाने से आपको हेल्थ नहीं मिलेगी, डीएक्सन के साथ शादी करने से आपको हेल्थ नहीं मिलेगी, वेल्थ नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। डीएक्सन डील करती है हेल्थ प्रोडक्ट्स में। हम जब किसी बंदे को बोलते हैं कि तू जुड़ जा और तेरी जिंदगी बदल जाएगी, वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें जब कोई शब्द घुस जाता है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आज बहुत सारे लोगों को मेरा नाम पता चला होगा, नवजोत सिंह। अगर मैं आपको बोलूं इसको भूल के दिखाओ तो आप भूल नहीं पाओगे। तो इसलिए जब आप कस्टमर के साथ डील करते हो तो अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल रख के बात करनी। और डीएक्शन में ये मैं आपको आगे बताता हूं कि डीएक्शन हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हमें कैसे देगी, लेकिन एक मत का ध्यान रखना, डीएक्शन जो डील करती है वो हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करती है। उसका हम लोगों ने कैसे यूज करना है, उसको कैसे अपनी जिंदगी में उतारना है, ये प्रेजेंटेशन के एंड पर आपको वो समझ आ जाएगी। हमारे गोल क्या होने चाहिए जब आप डीएक्शन के साथ जुड़े हो? हमने डीएक्शन में रिक्रूटमेंट करनी है, फिर उनको रिटेन करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ तो जाते हैं फिर वो काम छोड़ देते हैं। और जो लोग हमारे साथ रिटेन करते हैं उनको हमने इंस्पायर करना है ताकि वो जिंदगी में एक ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंच सके। ये हमारा एक काम कैसे करना है हम डिस्कस करते हैं। और नेचुरली अगर हम इसमें आए हैं तो हमें हमारी जो वॉल्यूम है, सेल्स वॉल्यूम है, उसको इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज करना है सिस्टम के दायरे में रह के। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इंक्रीज वॉल्यूम करने के लिए आप बड़ा सा झोला उठाओ, उसमें प्रोडक्ट डालो और बाजार में बेचने निकल जाओ। तो वो जो जिनको आप बेच रहे हो उनको आप रिक्रूट करने में, रिटेन करने में, इंस्पायर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो जब भी आप इसको शुरू करते हो तो ये जो दोनों चीजें हैं ये साइमल्टेनियसली आपके साथ चलेगी। आपका डीएक्शन में रहते हुए ये गोल होना चाहिए। अब जब हम बिजनेस करने निकले हैं तो हम लोगों को इस दुनिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है? आपको पता है दुनिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज दुनिया में क्या है? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि जो आप काम करने जा रहा हो उसकी अपॉर्चुनिटी आपके पास कितनी बड़ी है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो बिजनेस होता है वो ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है। आने वाले समय में माना जा रहा है कि ये जो मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूं इसमें चेंज होने वाली है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा बिजनेस है वो स्टील इंडस्ट्री का है, क्योंकि डेवलपमेंट चल रही है बहुत देशों में। तीसरे है हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर, और चौथा है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी में इवन हॉस्पिटल्स भी आते हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री भी आती है। और उसके बाद है आईटी। ये किसी वक्त आईटी काफी ऊपर होती थी, अभी ये चेंज हो गया है। और ये जो हेल्थ एंड वेलनेस है इसको प्रोजेक्टेड किया गया है कि ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होगी। ये ऑलरेडी $1 ट्रिलियन को टच कर चुकी है और आने वाले समय में इसमें और भी बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। जैसे आजकल आपने देखा होगा शहर में अगर आपके कोई दुकान खुली है तो वो केमिस्ट की शॉप है, या वो शॉप है जहां पे केमिस्ट का मतलब आयुर्वेदिक या होम्योपैथी वो शॉप्स है। वो भी हमारे किसी तरह से हेल्थ एंड वेलनेस के साथ ही जुड़ी हुई एक चीज है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, कैसे भी हालात हों, कोई भी मंजर से हम लोग गुजर रहे हो, ये इंडस्ट्री कभी भी खत्म नहीं होगी जब तक इंसानियत है, इंसान है, उसको सेहत चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए। कुछ लोग जो बीमार है वो बीमारी से निकलना चाहते हैं, जो बीमार नहीं है वो बीमार नहीं होना चाहते, और जो तंदुरुस्त है वो अपने आप को और तंदुरुस्त करना चाहते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये कभी भी बंद नहीं होगी। ये जो आप बाकी चारों इंडस्ट्रीज देख रहे हो हेल्थ एंड वेलनेस के साथ, ये अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में मानना कि 2021 में ये हेल्थ एंड वेलनेस टॉप पे होगी, ये मेरा मानना है। और जैसे ये ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, तो इसमें बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसा ना हो। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता हो आप किस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो। जब आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हो तो कोई भी बिजनेस है उसमें दो चीजें बहुत कॉमन होती हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरर
एक होता है कंज्यूमर, कस्टमर। तो दुनिया में जितने भी कस्टमर्स हैं, उनको 4 कैटेगरीज़ में बाँटा जाता है। आप भी जब देखोगे आपके जो कस्टमर बनने जा रहे हैं, वो 4 कैटेगरीज़ में आते हैं। पहली जो सबसे पहली कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं अपोस्टल्स। ये जो अपोस्टल वर्ड है, मैं आपको बता दूँ, ये एक क्रिश्चियनिटी से वर्ड आया है। जब ईसा मसीह की अ, या वो इस दुनिया से चले गए, उनकी डेथ हो गई, उनके बाद उनके कुछ चेलों ने ये बीड़ा उठाया कि हम क्रिश्चियनिटी को दुनिया के दूर-दराडे हिस्सों में लेके जाएँगे। ये अपोस्टल्स कौन थे? इनका कहीं ज़िक्र नहीं, इनका कोई नाम नहीं जानता, ये कौन बंदे थे, लेकिन इनकी वजह से क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैल गई। तो सबसे बढ़िया जो हमारे पास कस्टमर होते हैं, ये सिर्फ़ वफ़ादार ही नहीं होते, ये निष्काम होके काम करते हैं, इनको किसी प्रकार का लालच नहीं होता। आपने देखा होगा, आपके ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट को अपने बैग में रखा होता है, वो जहाँ जाते हैं लोगों को फ्री प्रोडक्ट भी दे देते हैं, लोगों को कॉफ़ी भी पिला देते हैं। तो वो इस तरीके से काम करते हैं। हम उनको जितना मर्ज़ी रोकें, मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मैंने उनको कई बार कहा भी है कि सर ऐसे फ्री प्रोडक्ट मत दिया करो, जो फ्री प्रोडक्ट होता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो कहते हैं सर जी मेरे को एक बंदा मिला जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने उसको दे दिया। और बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप में ऐसे भी हैं, आपके ग्रुप में भी होंगे, मैंने बहुत जगह जाके देखे हैं, वो चाय कॉफ़ी फ्री पिलाते हैं। और कइयों ने तो लंगर टाइप लगा रखा है कि उनके पास जाओ, चाय हमेशा अवेलेबल होती है। जिस चाय को एक आम कस्टमर बहुत महँगा-महँगा बोलता है, वो लोग यूज़ करते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, वो घर से बहुत अच्छे भी नहीं हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये कॉफ़ी जिसको बहुत सारे लोग महँगा-महँगा बोलते हैं, वो लोगों को पिलाते हैं। और कई बार जब मैं ट्रैवल करता हूँ ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज़ से, तो मैंने देखा है अगर मैं किसी डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर को देखता हूँ वहाँ, तो वो तो रेडी रहता है किसी को देने के लिए। हो सकता है उसके मन में कहीं मन में हो कि मैं एक कस्टमर क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है वो फ्री में पिलाना, वो हर बंदे के बस की बात नहीं है। वो अपोस्टल्स होते हैं। आपके ग्रुप में होंगे अपोस्टल्स। और ये जो अपोस्टल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि अपोस्टल्स ने क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में फैला दिया है। हो सकता है डीएक्सएन की इतनी बड़ी ग्रोथ इन अपोस्टल्स के कारण हुई हो। दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में कंपनी का पहुँच जाना, और भी तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ बाज़ार में हैं। बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बाज़ार में हैं, जो दुनिया में बहुत सालों से नंबर 1 पोज़ीशन के ऊपर है। वो दुनिया के पूरे उसमें क्यों नहीं चली गई? और आप देखा होगा इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कहती हैं हम बहुत पैसा बाँटते हैं जी हमारे पास, वो क्यों नहीं चली गई? शायद उन लोगों के पास अपोस्टल्स नहीं है। और दूसरी कैटेगरी जो आती है, वो आती है मर्सनरीज़ की। ये मर्सनरीज़ क्या होते हैं? ये इनको प्रोडक्ट तो पसंद होता है, इनको गैनोडर्मा तो पसंद है, इसको स्पाइरुलिना तो पसंद है, सैटिस्फाइड है, लेकिन ये क्या करते रहते हैं, हमेशा सस्ता प्रोडक्ट ढूँढते रहते हैं। आपने उनको गैनोडर्मा के बारे में, स्पिरुलिना के बारे में बताया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने यूज़ किया, अब उसके बाद वो क्या करने शुरू कर देते हैं, वो कोई सस्ती सी कोई कंपनी ढूँढते हैं जहाँ से प्रोडक्ट डीएक्सन से सस्ता मिल जाए। वो कुछ देर के लिए जाते हैं, लेकिन फिर वापस आ जाएँगे। ये जो अपोस्टल्स हैं, ये जो मैंने चारों कैटेगरीज़ बनाई है, जब आप अपने नेटवर्क को देखोगे, तो आप देखना कि ये चारों कैटेगरीज़ में लोग आते हैं। लगभग 25% आपके अपोस्टल्स में होंगे, 1/4 हिस्सा आपके मर्सनरीज़ में होंगे, और 1/4 हिस्सा आपके होस्टेजेस में होंगे। ये जो है, ये भी हाइली डिससैटिस्फाइड होते हैं। मर्सनरीज़ तो सैटिस्फाइड होते हैं, लेकिन सस्ता प्रोडक्ट ढूँढते हैं। ये होस्टेज जो होते हैं, ये डिससैटिस्फाइड होते हैं। ये हमेशा आके बोलेंगे, "अरे! प्रोडक्ट तो बहुत महँगा है जी, ये प्रोडक्ट का जी अब असर नहीं होता।" बड़े आपने देखा होगा, बड़े एक्सक्यूज़ बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास अल्टरनेटिव कोई नहीं होता, वो आपसे प्रोडक्ट लेके जाते हैं। ये भी 1/4 होते हैं। और ये जो मर्सनरी है, ये जो होस्टेज हैं, इनके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते कि ये कल को क्या करेंगे, अगले महीने क्या करेंगे और अगले महीने क्या करेंगे। ये बड़ा ही एक पेचीदा-सा इनका बिहेवियर होता है। और चौथी किस्म के जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं टेररिस्ट, आतंकवादी। आप नाम से समझ सकते हो। वो आएँगे और आपकी टीम को भी तोड़ सकते हैं, और ऊँची-ऊँची आवाज़ में लोगों के सामने बोल सकते हैं, ये तो ऐसा जी, वो जब बोलते हैं तो वो ये नहीं देखते कि क्या ठीक है, क्या गलत है। वो आपके नेटवर्क को भी तोड़ेंगे और आपके विश्वास को भी तोड़ सकते हैं। हो सकता है वो ऐसी बातें आपके मन में भर जाएँ और पता चले आप भी उसकी बातों में उलझ के अपना कुछ नुकसान कर बैठो। तो ये जो चारों कैटेगरीज़ हैं, ये चारों कैटेगरीज़ के आपके ग्रुप में 1/4 कस्टमर्स होंगे। आपको इनका आइडेंटिफिकेशन करना है,
और जब आप इनको आइडेंटिफाई कर लोगे, इनके साथ आप डील भी वैसे ही करोगे। टेररिस्ट से थोड़ा-सा पीछा छुड़वाओगे। उनसे आप जितना अपने नेटवर्क को, अपने आप को दूर रख सकते हो, उतना बढ़िया। ये जो होस्टेज हैं, ये जब भी आपके साथ बहस-बसाई करें, आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा ऐसा है। आप कोशिश करो उनके साथ किसी आर्गुमेंट में ना जाओ। आपको पता है कि वो प्रोडक्ट लेके जाएगा। और ये जो मर्सेनरी हैं, ये सैटिस्फाई होने के बावजूद भी जब दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं, तब इनके साथ कैसे डील करना है, ये पर्सन टू पर्सन होगा। मैं आपको ऐसा नहीं बता सकता कि आप इन चारों के साथ कैसे डील कर सकते हो। पर्सन टू पर्सन आपको डीलिंग अलग से रखनी होगी। ये आपको समझना, आपकी समझ पे काम करता है। लेकिन अगर आप इनको ऐसे कैटेगराइज़ कर लोगे, तो आप अपने नेटवर्क को बड़े अच्छे से सँभाल के रख सकते हो। तो पहले आपको अपने कस्टमर्स के बारे में, उनकी साइकोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जब आपने कस्टमर्स को सैटिस्फाई कर लिया, आपको पता चल गया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो एक कस्टमर वैल्यू पोटेंशियल होता है कि ये जो ग्राहक है, इसकी पोटेंशियल क्या है और उसकी उसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। इसको हम आम फॉर्म में बोल देते हैं 4 ए। एक फैक्टर्स होते हैं जो ए से शुरू होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि कस्टमर की वैल्यू क्या है, उसकी पोटेंशियल क्या है। सबसे पहला तो क्या होता है, ये कस्टमर वैल्यू हमने बनानी कैसे है? सबसे पहले तो प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। मैं ये सारे पॉइंट्स आपको अगली स्लाइड में आपसे डिस्कस करता हूं कि जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्टेबल हो जाए कस्टमर को। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर ये कस्टमर वैल्यू बढ़ेगी। और दूसरा है प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी। तीसरा है प्रोडक्ट की एसेसिबिलिटी, कि उस प्रोडक्ट कैसे मिलता है कस्टमर को। और चौथा होता है अवेयरनेस। अगर हम किसी कस्टमर को ये चारों ए उस कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में ले आए, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी भी हो जाए और वो अफोर्डेबिलिटी, वो इसको खरीद भी सकता हो, और प्रोडक्ट की असेसिबिलिटी, उसको नजदीक कहीं मिलता भी हो, और प्रोडक्ट की उसको पूरी जानकारी भी हो जाए। ये चारों फैक्टर मिलके कस्टमर की जो पोटेंशियल है, उसकी जो पावर है, उसके ऊपर काम करते हैं। ये चारों जो फैक्टर्स हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? असेसिबिलिटी कैसे होता है, अच्छा एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होता है, कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके क्या फंक्शंस हैं और उसको यूज करना कितना आसान है। ये सारी चीजें जब हम कस्टमर को बताते हैं, अगर कस्टमर उनको पसंद कर लेता है कि जब मैं इसको यूज करता हूं, जैसे अब डीएक्शन के प्रोडक्ट्स देखो, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बड़े इजीली कंज्यूम है। अब हमारे आरजीजीएल है, हमारे पास स्पेरुलिना है, कैप्सूल फॉर्म में, स्पेरुलिना टेबलेट फॉर्म में भी मिलती है। नोनीजी है, वो भी लिक्विड फॉर्म में, उसको यूज करना बड़ा आसान। ऐसा नहीं है कि इसको डालो, इसको फेंटो, ये करो, उबालो, कुछ नहीं है। अपने कैप्सूल निकाले, पानी के साथ ले ली। और बाकी के प्रोडक्ट भी बड़े आसान है। चाय बनाना कितना आसान है, कॉफी तो और भी आसान है, पाउडर डाला। तो हम ये सारे उसके जो यूज है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी रिलायबिलिटी है, अपना जो तजुर्बा है, जब हम उसको बोलते हैं, तो जब वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, वो एक्सेप्टेबिलिटी हमारे उसको समझाने में आएगी। और दूसरा एक साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी होती है। क्या है, मानसिक रूप में। वो मानसिक रूप में कैसे होता है, जब हम किसी से बात करते हैं, वो कई बार कहता है मैंने तो जी इसको सुना ही नहीं, मैं तो इसको जानता ही नहीं, अगर ये गैनोडर्मा इतनी अच्छी है तो डॉक्टर लोग क्यों नहीं देते। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। ये जो सवाल आते हैं, इनको जब हम सेटिस्फाई करते हैं, ज्यादातर हम लोग बोलते हैं सर आप इंटरनेट पे देख लो, इसको किंग ऑफ हर्ब्स बोलते हैं, इसका इसका ये इम्यूनिटी के ऊपर ये बड़ा अच्छा असर है, इसको फला-फला डॉक्टर इसको बोलता है। तो वो जो सारी चीज़ें हम उसको बोलते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। वो मानसिक तौर के ऊपर भी तैयार हो जाए। फंक्शनल एक्सेप्टेबिलिटी तो हम उसके सामने बना के चीज़ दे देते हैं कि देखो सर ऐसे कॉफ़ी बन गई, ऐसी चाय बन गई। वो उसको बनता हुआ देख भी लेता है, पी भी लेता है, उसको समझ आ गया। लेकिन वो मानसिक रूप पे तैयार नहीं होता। मैं जी अपने घर वालों से पूछूँगा, मैं अपने डॉक्टर से पूछूँगा। तो इन सब जो सवाल हैं, इनके जवाब आप लोगों को आने चाहिए। कि जब वो जाके बात करता है कि जी मैं अपने घर वालों से पूछूंगा, तो आप बड़े निम्र होके, थोड़े दिन पहले बड़े अच्छे से प्रवीण सलूंके जी ने इसके बारे में आपको एक प्रेजेंटेशन में दिया था। जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं की, वो ऑनलाइन जाके उसको देख सकते हैं। तो बड़ी स्माइलिंग फेस के साथ आप उसके साथ बात कीजिए, उसको पूछिए कि सर आप पूछ सकते हो, लेकिन आप जिनसे पूछने जा रहे हो उनको इसके बारे में पता भी है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, उनको इसके बारे में पता भी है। अगर तो वो गैनोडर्मा के बारे में जानते हैं, फिर तो आप उनसे जरूर सलाह लीजिए। लेकिन सलाह आप उस बंदे से लीजिए जिसको गैनोडर्मा के बारे में पता। ये हम उस अपने कस्टमर को मानसिक तौर के ऊपर हम उसको तैयार कर सकते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर ले। अब दूसरा प्रोडक्ट आ जाता अफोर्डेबिलिटी। हाँ, ये तो आपने
देखा ही है कि पहले तो वो जो बंदा है वो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस देने को तैयार भी है, एबिलिटी उस पहले तो तैयार थे पहले कि वो उसकी एबिलिटी भी है, वो बंदा इतना पैसा कमा तो रहा है, उसकी टोटल इनकम कितनी है। अब मान लो वो बंदा बेचारा 5-7 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया कमा रहा है और आप उसको जाके कहो कि सर हमारा आरजीजीएल ले लो, तो वो कहेगा सर जी 10,000 रुपए इसमें अगर मैं छोटा पेयर भी आपसे लेता हूँ 2,500 रुपया तो मेरा वहां चला गया, तो मैं कैसे करूंगा? तो ये भी आपको देखना चाहिए कि उस बंदे की एबिलिटी है। अब जब वो बंदा 10,000 रुपया कमा रहा है तो आप उसको छोटा प्रोडक्ट दे सकते हो, उसको आप कोई सर आप गैनोटी यूज करो, तो अब वो गैनोटी लेने का, अब जब उसको आपने पहले ऊपर से जो मैंने एक्सेप्टेबिलिटी बनाई उसका हो गया, उसके बाद उसकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उसको प्रोडक्ट बताओ और फिर वो बंदा एक विलिंग है, पैसा देने को रेडी भी है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वो हमारे मशीनरीज आते हैं, आपने उसको स्पेरुलिना के बारे में बता दिया, आपने उसको बोल दिया कि सर ये जो छोटी डिब्बी है ये 500 रुपए की है। अब वो सोचता है कि अच्छा 500 रुपए की है, मैं बाजार में पता करूंगा 300 की आती कि नहीं आती। ये सारी चीजें भी आप उसको सामने उसकी विलिंगनेस देखो, वो तैयार भी है पैसा देने को, ये भी आपने उस कस्टमर में से पता करना है। ये जब आप उनके साथ बातचीत करोगे, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये जो कस्टमर मेरे सामने बैठा है, ये किस किस्म का कस्टमर है। और फिर तीसरा आ जाता है एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी। अब जब भी कोई कस्टमर है अ, उसका सबसे पहले ये होता है कि सर मैं इसके साथ जुड़ तो जाऊंगा, अगर कल को मेरे को प्रोडक्ट ना मिला, और फिर वो ये भी जानना चाहता है कि सर कहाँ से मिलेगा। अब आजकल जब मैं घर पे बैठा हूं तो मैं बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन जब इनके साथ बात करता हूं, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ मिलेगा। आप नियरेस्ट स्टॉक पॉइंट के कहाँ पे है, आप जैसे ही किसी बंदे के साथ बात करते हो आपके बैक ऑफ माइंड होना चाहिए कि जैसे मेरे को इसकी लोकेशन पता चलती है, मैं साथ ही साथ उस नजदीक के स्टॉकिस्ट के साथ बात करूं और उस अपने कस्टमर को बोलो कि सर मैंने आपको बता दिया, आपके यहाँ पे कैसे अवेलेबल होगा मैं बताता हूँ। तो आप स्टॉकिस्ट से बात करो कि सर आप कैसे, अगर कोई बंदा आपके शहर में ये प्रोडक्ट लेता है तो कैसे लेगा, वो आपके पास आना पड़ेगा या आप होम डिलीवरी करते हो, होम डिलीवरी का क्या चार्ज लेते हो। ये सारी चीज आप स्टॉकिस्ट के साथ बात करने के बाद फिर आप अपने कस्टमर से बात कीजिए, उनको बोलना कि सर दिस एंड दिस पर्सन जो आपका स्टॉकिस्ट है यहाँ, मेरी उसके साथ बात हो गई है, मैंने आपका नाम उसके साथ शेयर कर दिया है, आपको वो प्रोडक्ट इस तरीके से सप्लाई करेगा। और अगर वो, अब जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं जब बंदे को सबसे पहले होता है तो उसको यहाँ से कोरियर भी कर देता हूँ। इंडिया में हमारे जो डाकखाने हैं, पोस्ट सर्विस है, उनमें पार्सल सर्विस बहुत अच्छी है। मैं पिछले तकरीबन 10-12 साल से बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रोडक्ट यहाँ से भेजता हूँ कोरियर से, और आज तक उनके पार्सल की एक भी शिकायत नहीं आई है। मिलता है, अगर कहीं बाई चांस नहीं मिला तो मेरे पास वापस आ गया है। तो आप लोग उस तरीके से भी, अब उसको बड़ा अच्छा लगेगा। अभी मेरी पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, लेह लद्दाख में लोगों से बात हो रही है। अभी तो मैं कंपनी का भी थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी है, तो अब तो और भी आसान हो गया काम। ऑनलाइन बंदे को ज्वाइनिंग कराओ, ऑनलाइन प्रोडक्ट मिलेगा, उसको पता चलेगा कि बेडरूम में प्रोडक्ट मिल रहा है, तो अब वो बड़ा खुश होगा। अब उसकी एक्सेसिबिलिटी बन गई। अब ये कन्वीनियंस है कि भी मैं जब इसको लेता हूँ तो उसको उसकी कन्वीनियंस भी चाहिए। वो कहता है सर जी मैं तो 10 घंटे काम करता हूँ, सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ, रात को 8 बजे आता हूँ, तो स्टॉक पॉइंट तो बंद हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आप उस कस्टमर को उसको उसकी कन्वीनियंस के अनुसार प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कैसे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कस्टमर को ये लगेगा कि मेरे को तो प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा, मेरे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा, तो वो जो उसकी पोटेंशियल है, जो मैंने सीवीपी आपको बोला कि कस्टमर वैल्यू पोटेंशियल, उसमें कमी आ जाएगी। ये जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों पॉइंट इंक्रीज करेंगे उसकी पोटेंशियल को। और ये चौथा है अवेयरनेस। ब्रांड की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये कॉफी गुड क्यों है, और कुछ कुछ आपको ऐसी भी नॉलेज होनी चाहिए। कोई जैसे आप जाके कॉफी की बात करोगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो कॉफी पीता ही नहीं, मेरे को तो डॉक्टर ने मना की है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ब्रांड है, आपका जो प्रोडक्ट है, इसकी नॉलेज क्या है। और ये जैसे ब्रांड की नॉलेज और प्रोडक्ट की नॉलेज, ये दोनों अलग-अलग चीजें। ब्रांड का मतलब आप उसको बताओ कि सर ये प्रोडक्ट तो 200 से ज्यादा कंट्रीज में है। हमारा जो कंपनी है वो तो कुलालंपुर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसको उसको पता चलेगा। कोई ज्यादा फर्स्ट टाइम बंदा ये बोलता है कि मेरे को तो इसका पता ही नहीं है। जैसे इवन नेटवर्किंग लाइन में मैंने मैंने अपने एरिया में देखा है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि डीएक्सएन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। लेकिन क्या होता है कि जब किसी चीज की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे जो चैलेंजेस होते हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होते हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को डीएक्सएन का नेटवर्किंग के बारे में पता ही नहीं। अब मैं इसमें लोगों को ब्लेम करना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं डीएक्सएन कंपनी में बहुत बाद में आया था। कंपनी हमारे यहाँ में 2001 में आ गई थी, तो मैं कंपनी के साथ 2004 में जुड़ा था, 2005 में
मैंने बिज़नेस करने का मन बनाया था। तो मैं ब्लेम करने लग जाऊँ कि जी कंपनी ने इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, या मेरे जो लीडर्स हैं सीनियर उन्होंने, सर ये मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी है। जब मैं किसी बंदे के साथ चाय-कॉफ़ी की बात करता हूँ, मैं उसको एमआरपी पे भेजता हूँ। आप भी जब किसी बंदे से बात करते हो, क्योंकि जैसे ही आपने उसको डिस्काउंट किया, फिर उसके मन में आता है, अच्छा ये डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब ये कोई इसकी मेंबरशिप वाला काम होगा। उसके मन में डाउट आते हैं। मैं डाउट नहीं लेके आता, मैं वहाँ उसके साथ चाय-कॉफ़ी पीता हूँ और जैसे वो कहता है चाय-कॉफ़ी अच्छी है, थोड़ी-सी चाय-कॉफ़ी की बात करता हूँ, थोड़ी-सी करता हूँ पहली बार, और उसके साथ बात करने के बाद उसको बेचने की कोशिश करता हूँ। जब वो कहता है कि सर जी इसमें डिस्काउंट दो, तो मैं अपने ग्रुप के किसी बंदे का नाम लेके बोल देता हूँ कि सर जी मैं तो उससे लेता हूँ, वो मेरे को इतने रेट पे ही देता है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अब मैंने उसको चाय ₹385 की उसको देता हूँ, तो मेरे को ₹75 बच जाते हैं। अब वो मेरे से एक बार चाय का डिब्बा ले जाता है। थोड़े दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो कहता है, "सर जी, चाय हमने घर पे पीनी शुरू की, उनको कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, तो वो चाय दोबारा पीना चाहता है।" अब वो बंदा दोबारा चाय ले जाता है, मैं उसको फिर एमआरपी के ऊपर सामान देता हूँ और वो प्रोडक्ट यूज़ करता है। ऐसे करते-करते अब वो मेरे को कहता है, "सर जी, मेरे को 2 डिब्बे दो।" क्यों? वो कहता है, "सर जी, हमारे घर पे कोई बंदा पी के गया था, मैंने उसको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया और वो कहता था, मेरे को मँगवा दो, तो मेरे को 2 दे दो।" अब देखो वो नेटवर्क मार्केटिंग का कैंडिडेट हो गया, प्रोस्पेक्ट हो गया। अब जब उसको मैं देता हूँ, फिर मैं उसको एक छोटा-सा लालच देता हूँ। उसको कहता हूँ कि सर कंपनी की तरफ से ना एक स्कीम है। वो कहता है, "सर जी क्या स्कीम है?" "अगर आप 5 डिब्बे खरीदोगे, तो आपको 1 डिब्बा फ्री में मिलेगा।" एक आम कस्टमर भी तो करता है ना, जब दुकान पे जाता है, किसी बड़े मॉल में जाता है, वहाँ देखता है, एक साबुन पड़ी है ₹50 की और उसके साथ लगा है कि अगर आप 5 साबुन खरीदते हो तो ₹200 की। तो हम वो ₹200 में 5 साबुन ले आते हैं कि हमें 1 साबुन फ्री मिल गई। ये एक कस्टमर, जैसे मैंने कस्टमर्स की बात बोला, तो ये जो कस्टमर्स की साइकी होती है, इसको समझना। आप खुद भी एक कस्टमर हो, आप किस कैटेगरी में आते हो वो देखो, सामने वाला भी, उसकी भी वैसी ही नेचर है। अब जब मैं उसको कहता हूँ कि सर 5 डिब्बे ले लो, तो आपको 1 डिब्बा फ्री मिलेगा। आप 1 डिब्बे के पीछे मेरे को ₹75 बच रहे हैं, तो अगर मैं 5 से गुना करता हूँ, तो वो लगभग ₹400 मेरे को मिल गया, ₹375 मेरे को मिल गए। तो 310 का 1 डिब्बा उसको दे दिया। अभी भी मैं उससे ₹50 कमा रहा हूँ बंदे से। ₹60। तो अब वो मेरे पास आ गया, अब वो क्या करेगा, आप क्या करते हो, जैसे आप ऐसे कोई प्रोडक्ट बाज़ार से लेके आते हो ज़्यादा, अब जैसे आलू लेके आए, तो उस बंदे ने कहा कि आलू ₹20 किलो है जी, लेकिन अगर आप मेरे से 10 किलो ले लेते हो तो ₹150 में दे दूँगा। आप ले आते हो 10 किलो और फिर पड़ोसी से पूछते हो, "सर आपको चाहिए? आपको चाहिए?" तो ऐसे ही वो चाय के डिब्बे वो कस्टमर लेके जाएगा, वो खुद उसको आगे देने की कोशिश करेगा। अब जब वो चाय आगे बे मैं एक प्रोडक्ट चाय ले रहा हूँ, आप किसी प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो। अब जब वो आगे बेचेगा, अब उसको विश्वास हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट निकल रहा है। आपने अगर रफ़ीक सर की मीटिंग सुनी हो, तो उसमें उन्होंने बताया था कि बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे डीएक्सन के नेटवर्कर्स, वो इसलिए ड्रॉप कर जाते हैं क्योंकि कैश फ्लो नहीं होता। जो सामान वो खरीदते हैं, वो आगे नहीं निकलता, तो उनका विश्वास टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे उसको मेंबर बनाने से पहले उसका विश्वास बना लेते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि एक डिब्बा चाय का महीना लग गया, दूसरा महीना लग गया, फिर वो लेके गया, 3-4 महीने लग जाए। लेकिन आपको जल्दबाज़ी किस बात की है? आपने वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट थोड़ी फाड़ना है। डॉक्टर हमारे रफ़ीक सर की एक मीटिंग थी, वो कहते थे, "सर आपको एक बंदा एक अंडा देता है ना, एक एक कस्टमर है वो एक पेस्ट का अंडा देता है, वो एक पेस्ट लेके जाता है, दे पेस्ट दो उसको, आप उसको क्यों मार रहे हो?" जब प्यार हुआ है, तो शादी करने से पहले वो सारी ज़िम्मेवारियाँ भी तो समझनी चाहिए। क्यों जल्दी करके उसको मेंबर बनाने? फटाफट उसका फॉर्म भरो। अब कंपनी के हाई जो जितने मैनेजमेंट वाले हैं, आपके जो टॉप है वो टॉप लीडर्स हैं, वो हमेशा बोलते हैं, आपके पास कम से कम 20 कस्टमर होने चाहिए। आप ऐसे कस्टमर पैदा करो। उस कस्टमर में से फिर आप कुछ अपने बिज़नेस एसोसिएट बनाओ, उनके साथ मिलके काम करो। पहले मत, जब तक वो बच्चा तैयार नहीं है उसकी शादी करने की मत सोचो, जब तक वो ज़िम्मेवारी नहीं उठा सकता। अब जब मैं उस बंदे को देता हूँ, तो वो जब वो 5 डिब्बे ले गया, वैसे तो 5 डिब्बे वो ले गया, उसको 5 महीने मेरे पास नहीं आना चाहिए था। लेकिन वो जब 2 महीने बाद आता है, वो कहता है, "सर जी डिब्बे निकल गए।" अब वो बंदा मेरी बात सुनेगा। मैं उसको अपोस्टल कैटेगरी में लेके आता हूँ। उसको बैठा के समझाता हूँ कि सर जी आपको मेरे से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको कंपनी से डायरेक्ट मिलेगा। ऐसे। फिर मैं उसको बैठ के वो 38,000 36,000 वाली कहानी भी सुना देता हूँ। उसको गैनोडर्मा की जानकारी भी देता हूँ। जहाँ तक वो मेरे साथ चलता है, जैसे आपने देखा होगा जब आप छोटे थे, तो आप अपने फादर के साथ बाज़ार जाते थे। तो आप अपने बच्चे को, मैं कई बार अपने बच्चे को कह देता था कि बेटा पैदल चलना पड़ेगा, तो वो मेरी उँगल पकड़-पकड़ के पैदल चलता है।
अब मेरे को भी पता है मेरा बच्चा थोड़ी दूर जाके थक जाएगा। जब वो कहता है कि पापा मेरे को गोद में उठा लो, मैं थक गया, तो मैं उसको गोद में भी उठा लेता हूँ। वो आपका कस्टमर, वो आपका एसोसिएट, वो आपके बच्चे की तरह है। उसको इस तरीके से ट्रीट करो। हाँ, वो आपका एक कस्टमर भी है, उसकी एक साइकी भी है। तो ये जब सारी चीज़ें आप अ, शामिल करोगे अपने करियर में, अपनी लाइफ में, तो ये जो डीएक्सएन का बिज़नेस है, ये बहुत खुशगवार बिज़नेस बनेगा आपका। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोगों को आदत है हर काम को मुश्किल तरीके से करने की। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये थोड़ा-सा आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ सीखने के लिए आपको कोई एमबीए की पढ़ाई करनी पड़े या आपको बहुत सारी कोई डिग्री चाहिए। कस्टमर की पोटेंशियल को जानने के लिए हर बंदे के ये इंस्टिंक्ट होती है, आप भी जान लेते हो। जैसे ही आप किसी बंदे को मिलते हो, आपको पता चल जाता है, अरे ये तो बहुत कंजूस है, ये बहुत खुलदिला है, ये सेहत को क्या आप जज करते हो ना? तो उसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में लेके आनी पड़ेगी ताकि आप डीएक्शन का बिज़नेस बहुत अच्छे से कर सको। और ये जो ग्रुप बिज़नेस जो मैंने आपको बोला कि आप टीम में करोगे, इसमें ये जो मैंने आपको 4 ए बताए थे, ये 4 ए क्या थे? यही वाले जो पिछली स्लाइड में थे, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेयरनेस। ये चारों चीज़ें अगर आप अच्छे से अप्लाई करोगे, तो आप बहुत सारे अपनी बिज़नेस में अपोस्टल्स क्रिएट कर सकते हो। जितने ज़्यादा अपोस्टल्स आपकी टीम में होंगे, डेडिकेटेड कस्टमर्स होंगे, पैशनेट कस्टमर्स होंगे, पैशनेट बिज़नेसमैन होंगे, पैशनेट अपनी ज़िंदगी के लिए होंगे, आपका बिज़नेस उतना ही ग्रो करेगा। तो ये जो 4 ए हैं, ये आप अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए, इनको सीखिए और आगे अप्लाई कीजिए। ये आपका ग्रुप वर्क जो आपका ग्रुप है, उसमें जब आप ये सारी चीज़ें लगाओगे, तो आप देखोगे कि आपका ग्रुप बहुत अच्छा बढ़ सकता है। अब एक बात आ जाती है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए? पहले मैंने आपको बता दिया कि मैं कस्टमर को पहले तो कंज्यूमर क्रिएट करता हूँ, उसके साथ बैठ के चाय कॉफ़ी पीता हूँ। लेकिन इसमें ये एक पॉइंट का ध्यान रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि उस कस्टमर के अंदर घुस नहीं जाना। मतलब कहते तो घुसता ही चला आ रहा है यार, थोड़ा-सा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब हमें कोई कस्टमर मिल जाता है, हम सोचते हैं, जैसे वो छोटी क्लास में हमने वो कहानी पढ़ी थी ना, एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। तो उसने सोचा कि यार ये रोज़ एक-एक अंडे से बात नहीं बनती, आज पेट फाड़ लूँ। तो हम कई बार ये गलती कर जाते हैं कि वो जो कस्टमर आया, हमें ये लगता है कि आज ही हम इससे सारा कुछ करवा दें। आपके घर पे एक छोटा बच्चा है, वो आज ही कोई अफ़सर नहीं बन जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो आपने ये देखना है कि किस बंदे के साथ हमने किस हद तक जाके बात करनी है। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा, हमने अपने ब्रांड को मैनेज करके रखना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, मैंने यहाँ हमारे एरिया में भी देखा है, वो हमसे जब टूथपेस्ट लेने आते हैं, तो वो किसी ब्रांड का नाम बोलते हैं। अब वो ये नहीं कहते गेनोज़ी टूथपेस्ट दे दो, वो किसी और ब्रांड का नाम बोलते हैं। कॉफ़ी के बारे में आते हैं, "ओ सर जी कॉफ़ी दे दो।" आप बोलो लिंगज़ी दे दो। हमारी चाय लिंगज़ी लिखा हुआ है ना ऊपर नाम, तो आप बोलो जी लिंगज़ी 2 इन 1 दे दो, लिंगज़ी 3 इन 1 दे दो, मौका दो, ज़ीनो दो। आप ऐसे वर्ड यूज़ करो। जब आप यूज़ करने लग जाओगे, घर पे भी ऐसे होता है, जो फादर जैसे-जैसे बात करता है, बेटा वैसे-वैसे बात करता है। जिसका फादर बहुत गालियाँ निकालता है, उसका बेटा भी बहुत गालियाँ निकालता है। अगर वो कोई घर पे फादर नशा करता है, तो बेटे को भी लत लगने की चांस होती है। अगर बुरी चीज़ें हैं, मैंने बोली, अब अच्छी चीज़ें हैं, अगर फादर जैसा होता है, बच्चा भी वैसा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपने ध्यान रखना है। जो-जो आपके मुँह से निकलेगा, आपका एसोसिएट आपके बच्चे की तरह है। जैसे हम अपने पंजाब में बोल देते हैं कि बच्चे तो जो होते हैं, वो कुआँ होते हैं। आप जो बोलोगे कुएँ में, वही आवाज़ आपको वापस आएगी। तो आप जब ब्रांड है, जब आप अपने एसोसिएट्स के साथ बैठे हो, उसको ये मत कहो कि कॉफ़ी बना, उसको कॉफ़ी का ब्रांड बोलो। उसका यार ज़ीनो बना के लेके आ, लिंगज़ी बना के लेके आ और लिंगज़ी ऐसे बोल लिंगज़ी 2 इन 1 बना, लिंगज़ी 3 इन 1 बना। जैसे आप बोलना शुरू करोगे, वैसे आपके एसोसिएट बनाएँगे और जब आप एक क्राउड में जाके बात करोगे, तो लोगों के कान खड़े होंगे, यार ये लिंगज़ी क्या कर रहा है? तो हम अपने ब्रांड को मैनेज करना है, ताकि लोगों के मन में चढ़े और जब तक ये मन में चढ़ेगा नहीं, तब तक वो जैसे आप लोगों को पता है कि ये जो लोग महान लोग हैं, ये जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात कर लो, ये केजरीवाल जी की बात कर लो, ये तो पॉलिटिक्स में, अब फ़िल्म लाइन में देख लो, शाहरुख खान है, आमिर खान है, अमिताभ बच्चन है या स्पोर्ट्स में देख लो, विराट कोहली है, सुनील गावस्कर है, सचिन तेंदुलकर है। ये लोग इतने महान पता क्यों हो गए? क्योंकि इनका नाम बहुत सारे लोग दिन में लेते रहते हैं और जब इनका नाम गूंजता है, तो वो यूनिवर्स में
जो चीज़ ज़्यादा गूँजती है, जिसका नाम बार-बार लिया जाता है, वो अपने आप पनपने लग जाती है। आजकल जो वो महामारी चली है, मैंने आज तक उसका नाम नहीं लिया और मेरे घर पे भी नहीं लिया। हम लोग टीवी बंद रखते हैं। क्यों? वो मेरा दिमाग है ना, जैसे मैंने शुरू में बोला था, जो आप सुन लेते हो उसको भूल नहीं पाते। तो गंदी चीज़ों को सुनना नहीं है और अच्छी चीज़ों को सुनना भी है, अच्छी चीज़ें लोगों को सुनाना भी है, ताकि लोगों के मन में हमारा ब्रांड नेम घर कर जाए। डिएक्सन, 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 लिंग्ज़ी, गनोज़ी, ये नाम चलना चाहिए। और जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके साथ भी जो हमारे रिलेशंस हैं, वो ऐसे होने चाहिए। जैसे मैंने बाप-बेटे वाली बात बोल दी, ऐसा ही उनके साथ एक अच्छा-सा माहौल होना चाहिए। जब आप उनके घर पे जाओ, तो उन लोगों को ये ना लगे कि यार ये नवजोत फिर आ गया कुछ सामान बेचने के लिए। जब आप उनके घर पे जाओ, तो उनके घर पे एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ों का जो मैंने अभी तक बताई आप ध्यान रखोगे, आपके कस्टमर के साथ रिलेशंस बड़े अच्छे रहेंगे। अगर आपको पता होगा कि ये कस्टमर उसकी एबिलिटी है सामान खरीदने की। अगर वो बंदा सिर्फ़ चाय खरीद सकता है, तो मैं वहाँ जाके चाय की बात करता हूँ। मैं वहाँ जाके शुरू नहीं हो जाता कैसे कर और फिर मैं उसको जब स्पिरुलिना देता हूँ, अगर उसकी हैसियत नहीं भी है, तो भाई 1 कैप्सूल तो खा लिया करो यार, 1 कैप्सूल तो खा लिया करो। और उसको ऐसे नहीं बोलना कि उस बंदे को आपसे चिढ़ हो जाए, वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर दे, उसके घर वाले आपको अंदर घुसना बंद कर दें। ये जो कस्टमर रिलेशंस हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आपके कस्टमर के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, तो वो कस्टमर आपके लिए इस आपके लिए मैं अभी ये नहीं कह रहा कि वो अपने लिए करेगा, वो आपके लिए ये प्रोडक्ट प्रमोट कर देगा। वो लोगों से बोलेगा कि नवजोत के पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और अगर वो मेरी हैसियत को लोगों को बोलेगा नवजोत बहुत अच्छा बंदा है, तो सामने वाले के मन में जागेगी कि यार ये बंदा नवजोत की इतनी तारीफ़ कर रहा है, इसके प्रोडक्ट की इतनी तारीफ़ कर रहा है, चलो एक दिन मुलाकात की जाए। तो जब मुलाकात हो जाएगी तो जैसे वो एक कोटेशन है, अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी। जिस दिन मैंने उसके साथ बैठ के कॉफी पी ली, मेरा आधा काम तो हो ही गया। आधा काम तो डॉक्टर लिम ने मेरा बहुत साल पहले करके रखा हुआ है, लगभग 26 साल पहले। एक कॉफी ऐसी बना के रखी हुई है, जिसको नवजोत अपना बिज़नेस बढ़ाने के काम में लेके आ सकता है। मैं ऐसे सोचता हूँ और डॉक्टर लिम के साथ जब मैं पहली बार मिला था, उन्होंने बोला था, मेरे साथ कुछ बातचीत हुई। उन दिनों में हमारी जो एक नई फैक्ट्री वहाँ बनी है, मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, 15 साल हुए थे कंपनी को शुरू हुए। उस दिन हम लोग थे, तो मेरे लाल पगड़ी बाँधी हुई थी। मेरी डॉक्टर लिम के साथ एक बड़ी अच्छी फ़ोटो है। उन उस दिन डॉक्टर लिम के साथ मेरी अच्छी खासी बातें हुई थी। तो उस दिन जब डॉक्टर लिम ने मेरे को याद है एक बात बोली थी कि नवजोत यू आर नॉट अ डीएक्शन मेंबर। Navjot, he didn't ask me, Navjot, he said, Mr. Singh, you are not just a DXN member, you are my business partner. वो बात मेरे आज भी कान में गूंजती है। जो लोग डीएक्शन में 2015 से पहले के जुड़े हुए हैं, जब वो देसान और डीएक्शन की बात हुई थी, उस दिन मैंने एससीटीओ जी से भी यही कहा था कि मैं पार्टनर हूँ डॉक्टर लिम का, क्योंकि डॉक्टर लिम ने मेरे को बोला है। और ये बिल्कुल झूठ नहीं है। आप सब लोग डीएक्शन में डॉक्टर लिम के पार्टनर हो और डॉक्टर लिम हम सबको ऐसे ही समझते हैं। और हम लोग डीएक्शन में डॉक्टर लिम के कस्टमर हैं। डॉक्टर लिम अच्छे से जानते हैं कस्टमर रिलेशन कैसे बना के रखना होता है। आपको भी ये पता होना चाहिए। और फिर आप में वो लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। आपके कस्टमर्स में, आपके एसोसिएट में जब भी कोई प्रॉब्लम हो, तो जो बंदा प्रॉब्लम को सही ढंग से हल कर सकता है, वो ही अच्छा लीडर होता है। लीडर वो नहीं होता जो स्टेज के ऊपर जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है। लीडर वो नहीं होता जो आपको आपको सिर्फ मोटिवेशन देता है। लीडर वो होता है जो आपके करियर में, आपकी जिंदगी में कोई मुश्किलात नहीं आने देता। अब आपके मन में आ जाएगा, आप पॉलिटिकल लीडर देख रहे हो, आप रिलीजियस लीडर देख रहे हो, आप मार्केटिंग का लीडर देख रहे हो। वो लीडर जो अपने कस्टमर्स में, अपने एसोसिएट में, अपनी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में किसी प्रकार की मुश्किल नहीं आने देता और जब मुश्किल आती है तो उसका अच्छा-सा सॉल्यूशन देता है, वो ही एक अच्छा लीडर होता है। ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लिम बोलते हैं कि हम लोग कोई सामान नहीं बेच रहे, हम लोग लोगों को सॉल्यूशंस दे रहे हैं। डीएक्सएन वॉरियर्स, जैसे हमारे लीडर कबीर जी बोलते हैं, वी आर डीएक्सएन वॉरियर्स। डीएक्सएन वॉरियर्स आर देयर टू गिव द सॉल्यूशंस। हम लोग लोगों की मुश्किलात को हल करने वाले लोग हैं। तो हम लोग पहले से ही लीडर हैं। अगर आज आप भी डीएक्शन में आज ही जुड़े हो, तो अपने आप को एक अच्छा लीडर मानो। आपके नीचे बहुत बड़ी टीम नहीं है, इसके बावजूद भी आप अच्छे लीडर हो सकते हो। समाज के लिए करो। आज जो डॉक्टर लिम ने सुबह एक वीडियो किया है, डाउनलोड किया है, अपने उस पे लोड किया है फेसबुक के पेज के, उसको जब देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि डॉक्टर लिम कितने अच्छे इंसान हैं, कितना बड़ा दिल है। आप उसी को उन्हीं को सुनना,
फिर आप देखना, मैं तो 3 बार सुन चुका हूँ, अब इस मीटिंग के बाद एक बार फिर उनको सुनने वाला हूँ। और जो मैंने शुरू में आपको बोला था कि डीएक्सएन कंपनी प्रोडक्ट्स में, हेल्थ के प्रोडक्ट्स में डील करती है। हेल्थ उनको मिलेगी जो इनके प्रोडक्ट से कंज्यूमर्स होंगे, जो खपतकार होंगे, हेल्थ उनको मिलेगी। और वेल्थ उनको मिलेगी जो बहुत सारे कंज्यूमर्स को कंपनी के साथ जोड़ दें। या मैंने वर्ड कंज्यूमर्स बोला है, वो कंज्यूमर मेंबर हो भी सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो भी सकते हैं, आपके एसोसिएट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वो जो आपने एक 20 अपने साथ कंज्यूमर्स जोड़ने हैं, वो भी इसी लिस्ट में आते हैं। और हैप्पीनेस उनको आएगी जो उन कंज्यूमर्स को कंपनी के साथ रिटेन करने में कामयाब हो जाएगा और अपने कंज्यूमर्स को और बहुत सारे कंज्यूमर्स जोड़ने में मदद करेगा। तो जो जिस टॉपिक से मैंने ये बात शुरू की थी कि हम लोग कह देते हैं कि डीएक्सएन गिव्स अस हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो बात तब सही होएगी जब आप एक अच्छे कंज्यूमर बन जाओगे और अच्छे कंज्यूमर्स कंपनी के साथ जोड़ोगे और उन कंज्यूमर्स को मदद करोगे कि उनकी जिंदगी भी आपकी जिंदगी की तरह अच्छी हो जाए। सिर्फ डीएक्सएन के साथ जुड़ने से ही हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली। छोटा सा मेरा थॉट था जिसके ऊपर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये हेल्थ और वेल्थ हैप्पीनेस जब आपको अच्छे से मिल जाएगी, तो मैं आशा करता हूं कि हम लोग जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। अगर कंपनी ने मेरे को दोबारा से मौका दिया सेवा करने का, तो मैं आप लोगों के साथ आऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब नेक्स्ट टाइम हम लोग मिले, तो आपका डीएक्शन के साथ, आपको पहली स्लाइड याद है जहां पे मैंने कहा था ओ गॉड आई एम मैरिड, तो वो दोनों कितने दूर दूर बैठे थे, डीएक्शन कंपनी कहां थी, कंज्यूमर कहां था। लेकिन मैं चाहता हूं आपका डीएक्शन के साथ ऐसा प्यार हो कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे की बाहों में हो। यहाँ पे आप अपने आप को कस्टमर समझो, एक कस्टमर है, दूसरा डीएक्शन है। ऐसा प्यार मैं चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में डीएक्शन के साथ हो और ये प्यार आपको बहुत सारी खुशियां दे। और मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में सब लोग सब लोग मेरे से ज्यादा खुश हो। बहुत सारे लोग मेरे मेरे को बहुत खुश देखते हैं, जैसे विजय जी ने पहले बताया था। मैं जिंदगी में बहुत खुश हूं, लेकिन मैं कामना करता हूं हम सब लोग जो डीएक्शन के साथ जुड़े हैं, वो भी, जो डीएक्शन के साथ नहीं जुड़े वो भी, मेरे से सब लोग ज्यादा खुश हो जाएं। मैं इसमें और भी खुश हो जाऊंगा। और अब सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग अपने लिए एक जोरदार ताली जरूर बजा देना जहां पे भी हैं। आप लोगों ने मेरे को इतने टाइम के लिए सुना। और विजय जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप टेक ओवर कर सकते हो। थैंक यू नवजोत जी।